दोस्तों अक्टूबर 2019 में न्यूज आती कि मोदी जी ने अपनी 2 दिवसीय तुर्की यात्रा को रद्द कर दिया है क्योंकि तुर्की ने यूएनजीए में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत के विरुद्ध जहर उगला था और धारा 370 हटाए जाने का विरोध किया था। इसके बाद में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन, डीयू का प्रोफेसर अपूर्वानंद, पिंजरा तोड़ गैंग, इन जैसे कुछ कट्टरपंथियों और वामपंथियों के द्वारा जो दंगा किया गया था, उस दंगे को तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोगन ने मुस्लिम्स का कत्लेआम करने वाला दंगा कहकर संबोधित किया था। यानी भारत की जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उनको हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी एर्दोगन ने और भारत को आंतरिक रूप से अस्थिर करने की कोशिश तुर्की ने की थी। केवल इतना ही नहीं, पाकिस्तान पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोगन ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष लिया था, पाकिस्तान का समर्थन किया था। यानी पाकिस्तान जो कहता है कि भाई कश्मीर उनका हिस्सा है, कश्मीर को आज़ादी दिलानी है, कश्मीर में भारत और भारत सरकार अत्याचार करती है वगैरह वगैरह, जो पाकिस्तान का स्टैंड है कश्मीर पर, उसका तुर्की ने समर्थन किया था, उसका तुर्की ने पक्ष लिया था। यही नहीं, पाकिस्तान का तो हमेशा ही तुर्की पक्ष लेता रहता है। अभी देखिए कुछ महीने पहले ही अर्तगरुल गाजी नाम की एक सीरीज़ को भी, जो तुर्की सीरीज़ है, उसे पाकिस्तान ने हिंदी में डब करवाया था और उसे भारत में पैसे देकर पाकिस्तान ने प्रमोट भी किया था। और इसके पीछे का उनकी मंशा, उनका उद्देश्य हम समझ सकते हैं। ये जो तुर्की है अभी, उनका जो ऑटोमन एम्पायर था उसे दोबारा ये जो पूरा इस्लामिक साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर की तरह उनका स्थापित करने का सपना है। तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दगोन ने अपने आप को खलीफा भी घोषित कर दिया है और ये उनका पूरा जो सपना है, इसीलिए पाकिस्तान का साथ लेकर उस सीरीज़ को भी काफ़ी पैसे दे देकर प्रमोट भी करवाया गया था। आप अभी भी उस सीरीज़ के नीचे के कमेंट्स जाकर पढ़िए। अभी भी यूट्यूब पर सीरीज़ है, पाकिस्तान का जो नेशनल ब्रॉडकास्टर पीटीवी है उनका ही चैनल है, उस पर जो सीरीज़ है उसके नीचे के कमेंट्स पढ़िए आप, किस प्रकार से भारत और कश्मीर के विरुद्ध जहर उगला गया है, कश्मीर की आज़ादी की बातें वगैरह की गई है। इसके अलावा तुर्की ने सीए का भी विरोध किया था। अब देखिए, सीए का विरोध किया था, धारा 370 हटाए जाने का विरोध किया था, या कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष लिया था। ये सब अलग अलग बताने की अपेक्षा एक स्पष्ट लाइन में अगर कहे कि भाई तुर्की ने हमेशा से भारत विरोधी स्टैंड लिया है, ये कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी हमेशा से उसका भारत विरोधी और पाकिस्तान के पक्ष में ही स्टैंड रहा है। इसके साथ में ही तुर्की और अलकायदा के और तुर्की और आईएसआईएस के कनेक्शंस के बारे में अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तुर्की आईएसआईएस को मिलिट्री और लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, तुर्की अलकायदा को मदद देता है, ऐसे आतंकवादी संगठनों को तुर्की अपनी तरफ से, अपने देश से मदद देता है। इसके अलावा तुर्की में हजारों पत्रकारों को, हजारों कलाकारों को, हजारों जो पॉलिटिशियंस है उनकी हत्या की गई है, उनको जेल में डाला गया है। I mean, why would a patriot and conscientious man like Amir Khan meet the partner in crime wife of a ruthlessly Islamist, bigoted, misogynist dictator like Erdogan? Unless perhaps Amir wanted to implore Mrs. Erdogan to condemn the shameless anti-India stance of her husband, or to not support and side with India's enemies on Kashmir so as to make it a den for Islamic terrorism, or to not finance the anti-CA protests, to not make Turkey a haven for ISI, to not see himself as a modern-day caliph espousing religious supremacy, to come clean on his military and logistical support to the ISIS, to accept that his son-in-law was in cahoots with companies buying oil from ISIS, to not perpetrate large-scale violence and genocides on the Kurds, to stop refusing to accept that the Turks murdered 1.5 million Armenians from 1914 to 1917, to not support Islamist terror organizations like the Al-Qaeda, to not carry out ruthless purges, murders, kidnappings, imprisonment of 52,410 journalists, artists, intellectuals, politicians, lawyers in the last 3 years, to not siphon off public money amid recession, to construct a 1,000-room palace to live in, to reject his agreement and acceptance that homosexuality brings disease, to abrogate the constitutional amendment that gives him emergency powers, to impose hijab and alcohol-free zones, or, please give me 30 seconds, perhaps, instead, he congratulated Mrs. Erdogan for inaugurating the mosque built by demolishing the Hagia Sophia church, or for agreeing with her husband that, I quote, no Muslim family should consider birth control because we want to multiply our descendants, end quote. Perhaps Amir wanted to compare notes on religious supremacist views and tell her what he had said in 2010, and I quote, I faced no religious dilemma whatsoever while marrying Hindu women, but of course, I made it very clear that my kids will always follow only Islam, unquote. So yes, we might be looking too much into it. Let's wait for the justice and human rights loving conscientious Amir clarify. ऐसे तुर्की में आमिर खान जाकर शूटिंग करता है और जो एर्दोगन परिवार है उस परिवार से जाकर मिलता है, और वो भी बड़े गर्व के साथ में।
पर दोस्तों इसी आमिर खान ने और बॉलीवुड के कई सारे कलाकारों ने इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष और उनके परिवार से मिलने से मना कर दिया था जब वे भारत में आए थे। क्यों? क्योंकि शायद इजराइल भारत का बहुत अच्छा मित्र है, इजराइल हमेशा भारत का पक्ष लेता है चाहे कोई भी मुद्दा हो। यहाँ तक कि 2014 के पहले की जो सरकारें हैं, कांग्रेस की जो सरकारें थी 2014 के पहले की, उनका व्यवहार हमेशा से इजराइल के साथ में बहुत बुरा रहा है। मैंने इस पर पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि 2014 के पहले इजराइल के साथ में कितना गलत तरीके से व्यवहार किया गया था कांग्रेस की सरकारों के द्वारा। पर फिर भी चाहे 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, कारगिल का युद्ध हो, हमेशा इजराइल ने भारत की मदद की है। चाहे कोई भी इश्यू हो, हमेशा इजराइल ने भारत की मदद की है। तो शायद इस वजह से आमिर खान या बॉलीवुड के कुछ तथाकथित कलाकारों ने इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने से मना कर दिया होगा। पर दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान और उनके परिवार के साथ में वो बड़े सम्मान और गर्व के साथ में मिलते हैं। पर दोस्तों इसी आमिर खान को 2015 में भारत में डर लग रहा था मोदी सरकार आने के बाद में, वो भी कुछ गिनी चुनी 1 या 2 घटनाओं की वजह से। पर उसके बाद में देश में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई। दिल्ली की कुछ घटनाएं ले लीजिए, ध्रुव त्यागी, डॉक्टर नारंग, अंकित सक्सेना या चंदन गुप्ता की हत्या, या और भी ऐसे नत्थु लस्सी भंडार पर भारत की जो लस्सी के पैसे मांगने की वजह से हत्या कर दी गई थी, या कैराना और कांदला से हिंदुओं का जो पलायन हुआ था, या कमलेश तिवारी की एक पोस्ट की वजह से पश्चिम बंगाल के मालदा में या बिहार के पूर्णिया में वगैरह इन जगहों पर कितने भयानक दंगे हुए थे। पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया गया था, लूटपाट हुई थी, दुकानों को जलाया गया था, ये सब हुआ। अब 2003 साल पहले का कमलेश तिवारी की घटना छोड़िए, अभी बेंगलोर राइट्स आप देख लीजिए, या फिर दिल्ली के दंगे, इन सारी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं देश भर में हो जाती है। पिछले कुछ 1-2 वर्षों में पश्चिम बंगाल में कई सारे 100 के करीब बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है। पर इन सारी घटनाओं पर ना आमिर खान ने रिएक्ट किया, ना ही अवार्ड ऑफ सी गैंग ने रिएक्ट किया, ना ही तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स ने, बुद्धिजीवियों ने, किसी ने रिएक्ट नहीं किया। सब शांत। पर कुछ इक्का दुक्का इनके एजेंडा को सूट करने वाली कोई न्यूज़ आ जाती है ना, तुरंत ये बिलों से बाहर आ जाते हैं और अपने ही देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं कि भाई ये तो इंटॉलरेंट है देश, असहिष्णु है देश। जिस देश ने इन्हें इतना कुछ दिया, उसी देश के खिलाफ ये जहर उगलते हैं, उसी देश को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ये बदनाम करते हैं। और दूसरी तरफ सैकड़ों घटनाएं हो जाती है, पर उन घटनाओं में जो विक्टिम है, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, वो हिंदू होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। शायद वो ऐसी घटनाओं के बाद में उनको देश सुरक्षित लगता होगा, जैसे कि बेंगलोर की घटना या दिल्ली में दंगे, ये सब होने के बाद में शायद आमिर खान वगैरह इनको देश सुरक्षित लग रहा होगा। तो आखिर में आमिर खान से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी फिल्में तुर्की में, पाकिस्तान में, चाइना में उधर ही रिलीज़ करे, क्योंकि भारत की जनता भी समझदार हो चुकी है और कोई भी समझदार व्यक्ति अब आमिर खान की फिल्में भारत में देखना पसंद नहीं करेगा। और वैसे भी देखिए पीके के समय और जब दंगल रिलीज़ हुई थी उस समय से कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि भाई थिएटर तो खाली थे, मतलब बहुत कम 8-10% या बहुत कम ऐसे लोग थिएटर में थे, पर फिर भी करोड़ों रुपए पीके और दंगल कैसे कमा रही थी, ऐसे प्रश्न चिन्ह उठाने वाले कुछ रिपोर्ट्स भी उस समय आए थे। और उसके बाद में हमने देखा कि भाई दंगल ने चाइना में जाकर अपने 2000 करोड़ का आंकड़ा पूरा किया था। तो अच्छा है, चाइना में इतना बढ़िया मार्केट है आमिर खान का, तो वही फिल्में रिलीज़ करे। और भारत में इस प्रकार से तुर्की के साथ में खड़े होना या भारत के खिलाफ जहर उगलने वालों के साथ में खड़े रहना, ये सब करके अगर आमिर खान अपेक्षा करते हैं कि भारत की जनता मतलब कुछ सवाल ही ना उठाए, कुछ क्रिटिसाइज ही ना करे, कुछ आलोचना ही ना करे उनकी, तो भाई ये तो संभव नहीं है। तो दोस्तों आप आमिर खान के तुर्की के एर्दोगान परिवार से मिलने की इस न्यूज़ पर क्या सोचते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।